मई 2025 मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है इसमें जिज्ञासा तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं 9 के 9 ग्रहों की। मई 2025 में मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए ये कब रहेंगे शुभ और कब रहेंगे अशुभ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर कोई ग्रह जन्म का आपका शुभ है और गोचर में भी शुभ है और उसी की ही दशाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में उस ग्रह का बेस्ट फायदा उठाइए। उसका रत्न धारण कर सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं। अगर वो ग्रह जन्म का शुभ लेकिन गोचर में अशुभ है तो बहुत ज्यादा निराश ना हो, क्योंकि गोचर में कोई भी ग्रह लंबे समय तक एक राशि में नहीं रहते। कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु। ये 4 ग्रह जरूर समय लेते हैं। जैसे शनि का जो अवधि है वो 30 महीने है और राहु केतु 1.5 साल रह जाते हैं। लेकिन बाकी के जो 5 ग्रह हैं ये शीघ्र अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो वेट करेंगे हम। ऐसे में अगर जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, तो जब गोचर में शुभ हो जाएगा तब तक उसका इंतजार करिए। अन्यथा उस समय भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि जो जन्म का शुभ ग्रह है वो गोचर में भी अशुभ होके बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया तो आप उससे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि वो ग्रह केवल और केवल इतना है कि जो उसकी अशुभता है वो गोचर में शुभ होने की वजह से उसमें कुछ कमी आ जाएगी। बहरहाल वो ग्रह अशुभ अगर है जन्म का तो वो पूरी जिंदगी उसने शुभ रिजल्ट्स तो देने ही नहीं है, ये बात आप मान के चले। आखिर में जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा घातक है, बड़ा परेशान करने वाला है। वो ग्रह जो जन्म के अशुभ हैं और गोचर में भी अशुभ हो गए, वो बेहद परेशान करेंगे, खास तौर से अगर उनकी स्वयं की आपके जीवन के अंदर दशाएं भी चल रही हो। ऐसे में इमीडिएटली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाके कुंडली विश्लेषण करवाएं और फिर उस चीज को पूरा समझ के कि क्या किया जा सकता है, नेगेटिव प्लैनेट की नेगेटिविटीज को कैसे रिड्यूस करें और पॉजिटिव प्लैनेट्स को कैसे और एनहांस करें ताकि उसका पॉजिटिव और आपको मिल सके। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 1 तारीख से 14 तारीख मई के रहेंगे मेष राशि में, जो उनकी उच्च की राशि है, और फिर ये गोचर कर जाएंगे वृषभ राशि के अंदर। ये 14 तारीख से महीने के आखिर तक वृषभ राशि में रहेंगे। देखिए, सूर्य का गोचर जो पहला मेष राशि में जहां पर वो उच्च के होंगे वो अशुभ है, और 14 तारीख से महीने के आखिर तक का जो गोचर है वो बहुत शुभ रहेगा। तो ग्रह जब अशुभ होते हैं, मैंने अभी बताया, उसके उपाय करने आवश्यक हैं। ऐसे में सबसे सरल उपाय होता है कि सूर्य के मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें, जल देते समय थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल लें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर खिलाना भी बहुत शुभ है। धार्मिक स्थलों पे और जरूरतमंदों को गुड़, गेहूं, तांबा ये दान करें। देवी देवताओं के चरणों में गुड़ या कोई भी रसीला फल जाकर अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर पाठ बैठकर कर सकते हैं तो वो करें, और सूर्य के मंत्र जप तो ऐसे समय में करना आवश्यक है, क्योंकि इस लगन कुंडली के अंदर सूर्य अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में चल के रखना है। दूसरा, सूर्य जब 14 तारीख से 31 तारीख तक अपने राशि परिवर्तन करने के बाद वृषभ राशि में आएंगे तो वहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। अष्टम भाव का स्वामी भी शुभ स्थान पर आकर शुभ रिजल्ट्स देता है, ये बार बार आपको समझाता आया हूं, ये उसकी एक मिसाल भी है। ऐसे में अगर सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा चल रही है और सूर्य जन्म के भी शुभ है, तो मैं आपको माणिक रत्न जरूर पहनने को बोलूंगा। बिल्कुल मन में ये संकोच ना करें कि 8वें घर का स्वामी है, उसका रत्न बताया जा रहा है। जी हाँ, 8वां घर भी
बेहद शुभ रिजल्ट्स दे सकता है। ये बार बार आप लोगों को समझाते आए हैं। 8वें घर का मालिक भी शुभ रिजल्ट्स दे सकता है। बहुत परिवार ऐसे हैं जहां पर 8वें घर से संबंधित कारोबार ही हो रहे हैं और उनकी जीविका उसी से ही चल रही है। रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, किसी भी प्रकार के जो साइंटिस्ट का वर्क है, कोई रिसर्च का वर्क है जहां पर क्रिएटिविटी देखी जाती है, ये सब बिना 8वें घर के संभव ही नहीं है। दोस्तों, बात कर लेते हैं चंद्रमा ग्रह की, जो कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होते हैं। और मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि कोई भी लगन हो, चंद्रमा उस महीने में 12 के 12 राशियां उसमें कवर करेंगे। जाहिर सी बात है, उसमें कुछ राशियों में उनके फल शुभ होंगे, कुछ में अशुभ होंगे। इतना माइन्यूटली ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उन उपायों में सर्वश्रेष्ठ ये है कि आप चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, शिव भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आप दूध और जल चढ़ाएं। गरीब बूढ़ी औरत को शाम के समय चावल, चीनी, दूध, किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ या फिर कोई भी सफेद कपड़ा, चांदी आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। महामृत्युंजय के मंत्र करना बेहद शुभ रहता है। तो ये था चंद्रमा मकर लगन वाले व्यक्तियों के लिए। बात कर लेते हैं क्विकली अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह कुंडली के 7वें भाव में कर्क राशि के अंदर पूरा महीना गोचर करेंगे। ये उनकी नीच की राशि है, बावजूद उसके वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। और अगर मंगल की ही आपके जीवन में दशाएं चल रही हैं तो एक मूंगा रत्न जरूर धारण कर लें, अन्यथा मंगल के मंत्र जप और हनुमान जी की, बजरंग बली की पूजा करें, इतना ही काफी रहेगा। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह 3 राशियों के फल देंगे मई 2025 में। 6 तारीख तक इनका फल मिलेगा मीन राशि का, 6 तारीख से 23 तारीख तक मेष राशि का और 23 तारीख से महीने के आखिर तक वृषभ राशि का। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुध ग्रह इन तीनों की तीनों राशियों में मकर लगन के व्यक्ति को बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। और इसकी शुभता को और वृद्धि लेने के लिए, और अगर इसकी दशाएं भी चल रही है जीवन में, एक 15 रत्न धारण कर लें। वैसे भी इस लगन कुंडली वाले व्यक्ति के लिए 9वें भाव के, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और सूर्य के सबसे नजदीक रहने की वजह से अक्सर कमजोर होते हैं या अस्त होते हैं। तो ऐसे में एक 15 रत्न धारण करना बेहद लाभकारी रहेगा ऐसे समय में। बात करते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह का भी गोचर मई 2025 में देखने को मिलेगा। 1 तारीख से 14 तारीख तक ये पिछले कुछ महीनों से जो वृषभ राशि में चल रहे थे और शुभ रिजल्ट दे रहे थे, वहीं पर ही अपना गोचर करेंगे। लेकिन 14 तारीख से फिर ये मिथुन राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। और दोस्तों, मैं बार बार बताता आया हूं कि कोई भी ग्रह हर एक राशि में एक से फल दे, ये संभव ही नहीं है। जैसे अभी आपको एक मिसाल दे रहा हूं, बृहस्पति का हम जिक्र कर रहे हैं। बृहस्पति 1 तारीख से 14 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर फल देंगे और ये फल इनके बेहद शुभ होंगे, जो पिछले कुछ महीनों में इस व्यक्ति ने उठाए भी हैं। लेकिन यही बृहस्पति जब कुंडली में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और जो अगले काफी महीनों तक अब वहीं पे रहेंगे बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि के अंदर, तो आप ये मान के चलें कि बृहस्पति यहां पर प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी भी हैं यहां पर और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर अगर ये अशुभ रिजल्ट जो 14 तारीख के बाद देंगे, इसके लिए उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। और उस उपायों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीली चने की दाल धार्मिक स्थल पर या जरूरतमंदों को दान की जाए। केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ रहेगा। केले के पेड़ पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, थोड़े से चने की दाल वहां पर चढ़ाएं, एक हल्दी का टुकड़ा चढ़ाएं, बैठकर वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा करें। पीले बेसन से बने हुए जो पकवान है, खास तौर से मिष्ठान, ये आप जरूर जो है गरीबों में धार्मिक स्थल पर देवी देवताओं के चरणों में जाकर अर्पित करें। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे पूरा महीना और ये गोचर उनका बेहद अशुभ होगा। ऐसे में
शुक्र जो इस कुंडली का कारक ग्रह भी है वो अपने अशुभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह भी एक और एग्जाम्पल है आपके लिए समझने का कि कुंडली के अंदर तीसरे भाव में गोचर करते हुए शुक्र ग्रह अशुभ रिजल्ट देंगे। मैं बार बार बताता आया हूं, कारक ग्रह भी अशुभ रिजल्ट दे सकते हैं और अकारक ग्रह भी उस कुंडली के शुभ रिजल्ट देने में सक्षमता पा सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनके प्लेसमेंट के ऊपर। तो शुक्र यहां पर नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है शुक्र ग्रह के मंत्र जप करना, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करना, लक्ष्मी मां के चरणों में एक धागे वाली डली वाली मिश्री उसको अर्पित करना, साथ ही साथ खीर बनाएं घर में, वो सभी देवी देवताओं के चरणों में जाकर आप अर्पित करें। गरीबों को भी खिलाएं, पक्षियों को भी खिलाएं, और किसी एक पेड़ की जड़ में जहां पर चींटियां हो, कीड़े हो, वहां पर भी थोड़ी सी डालकर आए। ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे पूरा महीना, और ये गोचर उनका बेहद शुभ है। लगन के स्वामी भी हैं, तीसरे भाव में जाकर बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। और अगर आपके जीवन में शनि की ही महादशाएं चल रही हैं और जन्म के भी शनि शुभ है, या महादशा नहीं चल रही लेकिन अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही है, ऐसे में शनि का नीलम रतन जरूर धारण करें, बेहद लाभ मिलेगा, शरीर को भी सुरक्षा देंगे। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह भी इस महीने गोचर करेंगे, 29 तारीख को उनका गोचर होगा, जिसमें राहु ग्रह मीन राशि से गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। देखिए दोस्तों, मकर लगन वाले व्यक्तियों को राहु ने बहुत साथ दिया है काफी महीनों तक, और अभी भी इस महीने 29 तारीख तक बेहद लाभकारी अपना रोल अदा करेंगे, शुभ रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो इनका गोचर कुंभ राशि के अंदर होगा वो इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा। तो आप ये बात समझ लें कि आगे आने वाले महीनों में भी मई के बाद राहु अब आपको सपोर्टिव स्थान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में राहु के मंत्र जप करना बेहद आवश्यक हो जाता है। सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, पक्षियों को सतनाजा डालें, एक बाउल में पानी भर के अपना पहले परछाई उसमें देखें और फिर वो पानी आप पक्षियों को पीने के लिए रख दें। ऐसा करना भी बेहद लाभकारी रहेगा। गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को चाय की पत्ती का पाउडर या कॉफी का पाउडर दान देना भी बेहद शुभ होता है। तो राहु यहां पर रहेंगे पहले फेज में 29 तारीख तक शुभ और उसके बाद अशुभ। केतु ग्रह की बात कर लेते हैं। केतु ग्रह के लिए मैंने आपको हमेशा से बताया है कि केतु जो है वो फल देते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं उनके। तो राहु का गोचर होगा तो केतु का भी गोचर होगा। केतु अभी चल रहे हैं कन्या राशि के अंदर और इस महीने के आखिर तक पहुंच जाएंगे वो गोचर करके सिंह राशि में। कन्या राशि के स्वामी बुध और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। अब बुध मैंने आपको अभी बताया पूरा महीना शुभ है, और सूर्य की हमने बात करी जिसमें हमने बताया कि फर्स्ट फेज अशुभ है, सेकंड फेज उसका शुभ रहेगा। तो देखिए केतु को पूरा का पूरा महीना शुभता मिल रही है। यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर केतु की आपके जीवन में दशाएं भी चल रही हैं तो एक कैटसाई, जिसे हम लहसुनिया रतन बोलते हैं, क्राइसोबेरल बोलते हैं कुछ लोग उसे, ऐसा एक आप कैटसाई, क्राइसोबेरल, लहसुनिया पहनना बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। केतु अगर जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है, इसका बिल्कुल इस मौके को ना छोड़े, एक शुभ समय में एक अच्छा रतन धारण कर ले। तो इस तरीके से हमने देखा कि सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ होगा। आपको यह भी बताया कि जो ग्रह शुभ है उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको यह भी बताया कि अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसकी अशुभता को कमी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पर और शेयर करें इसे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे।
नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।